नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। क्या 4 मई को बीजेपी 200 के पार जाएगी? क्या बंगाल में मोदी 2/3 सीटें जीत लेंगे? आज से ठीक 9 दिन के बाद बैटल ऑफ बंगाल का स्कोर कार्ड क्या होगा? आज इस पर एक नहीं, कई सारी भविष्यवाणियां हुई। अमित शाह ने कहा कि 4 मई को ममता दीदी का जाना तय है। शाह ने यह भी कहा कि दूसरे चरण में भी टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने अब से बस थोड़ी देर पहले टीएमसी के गुंडों को यह कहते हुए धमकी दी कि अभी तो बस धमका रहा हूं, सुधर जाओ, नहीं तो जेल में जगह होगी। आज ममता बनर्जी ने भी अमित शाह को यह कहकर धमकी दे दी कि अब सीधे केस करूंगी। बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी 200 के पार जाने वाली है। राजनाथ सिंह ने क्लेम किया कि बीजेपी इस बार बंगाल की 2/3 सीटें जीतने वाली है। और बीजेपी के दावों के बीच अब ममता बनर्जी ने भी बड़ा दावा कर दिया। कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद टीएमसी 100 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। मोदी और दीदी के दावों के बीच सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले बंगाल की ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ 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 110 तो होगा ही होगा, पक्का मान के चलिए। 92.86% वोटिंग हुआ। सिग्नल बहुत तगड़ा है, तगड़ा है। बीजेपी 110 सीट तक जीत चुके हैं। बांग्ला में 200 सीट मिलेगा। ममता दीदी, बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष। 92% 92% से ज्यादा अधिक जनता ने पश्चिमी बंगाल के इतिहास में पहली बार इतना मतदान किया है। इस बार पश्चिमी बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तभी दावा कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड की 152 सीटों में से 110 का दावा। क्या सेकंड राउंड की 142 सीटों में से 100 सीट जीतेंगे मोदी? क्या 4 मई को बंगाल में मोदी का स्कोर 210 होगा? क्या मोदी की पार्टी बंगाल में 77 के स्कोर से सीधे 200 के पार पहुंच जाएगी? 200 सीट मिलेगा। 200 सीट में बीजेपी सरकार बनाएगा। 200 सीट लेके फर्स्ट फेज में 110, सेकंड फेज में 90। बीजेपी 200 सीट का और आगे बढ़ रहा है। 200 बंगाल में 200। पश्चिम बंगाल इसमें बीजेपी इस बार डबल सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा। हम लोग 200 सीट लेके सरकार बनाने वाला हूँ। 200 सीट क्रॉस कर पाऊंगा। बीजेपी 200 सीट लेके बंगाल में सरकार करेगा, ये पक्का है। बंगाल में 200। बीजेपी 200 सीट लेके सरकार बनाएगा, 200 से भी ज्यादा सीट लेके आएगा। मोदी, योगी, शाह, नितिन नवीन, राजनाथ, हेमंता, क्या दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले ही बंगाल का रिजल्ट इन सबको पता है? बीजेपी किस आधार पर क्लेम कर रही है कि 4 मई को बंगाल में उसकी सरकार बन रही है? शाह किस कैलकुलेशन के दम पर पहले राउंड में 110 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? हेमंता किस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर यह कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में बीजेपी ही 200 के पार होने वाली है? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट फेज के वोटर टर्नआउट और उसके बाद अमित शाह के 110 सीट वाले दावे को डिकोड करना होगा। अमित शाह को 110 सीट जिताने वाला यह बयान हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे आंकड़ों की वो कहानी है जो पलटने जा रही बंगाल का इतिहास। अब सवाल है कि क्या है शाह के 110 वाले जादुई आंकड़े का गणित? तो पहले आपको यह समझाते हैं। बंगाल में 2026 चुनाव के पहले चरण में एक दिलचस्प बात सामने आई। वोटर लिस्ट से करीब 18 लाख नाम कम हो गए थे, क्योंकि एसआईआर में कई नाम हटा दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद पहले चरण में 2021 के मुकाबले 24 लाख ज्यादा लोगों ने वोट डाला। यानी 2021 में जहां लगभग 3 करोड़ 11 लाख लोगों ने वोट दिया था, वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा हो गई है। यानी कम वोटर होने के बावजूद केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ज्यादा लोग वोट देने आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई लोगों को लगा कि अगर वोट नहीं किया तो उनका नाम स्थायी रूप से हट सकता है। जो लोग बाहर काम करते हैं वो खास तौर पर वोट डालने वापस लौटे। इसके अलावा फर्जी, डुप्लीकेट और मृत लोगों के नाम हटाए गए। इसीलिए असली वोटर्स का प्रतिशत और भागीदारी ज्यादा दिखी। चुनाव आयोग के अपडेटेड फिगर के मुताबिक फर्स्ट फेज के 16 जिलों में से 14 जिलों में वोटर टर्नआउट 90% से ज्यादा रहा। कूच बिहार में सबसे ज्यादा 96%, साउथ दिनाजपुर में 95.4%, जलपाईगुड़ी में 94.6%, बीरभूम में 94.5% और मालदा में 94.4%। मुर्शिदाबाद, जहां एसआईआर की वजह से 7 लाख से ज्यादा नाम कटे, वहां भी वोटर टर्नआउट 93.6% ही रहा। इस बढ़े हुए वोटर टर्नआउट की एक बड़ी वजह नरेंद्र मोदी की लहर भी है। टीएमसी के फेवर में मुस्लिम वोटर्स ने बम्पर वोटिंग की तो उसका काउंटर कंसोलिडेशन भी हुआ। फर्स्ट राउंड में हिंदुओं ने भी बम्पर वोटिंग की। मुस्लिम बहुल सीटों पर हमेशा ज्यादा मतदान होता रहा है और ये सीटें टीएमसी की परंपरागत गढ़ रही हैं। लेकिन इस बार हिंदू बहुल सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान 4 मई का एक बड़ा संकेत है, क्योंकि हिंदुओं की ये भारी भागीदारी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। फर्स्ट राउंड के बढ़े हुए वोटर टर्नआउट को भी एक ग्राफ से समझिए। अगर 0 से 2% का अंतर होता है तो इसका मतलब कि बहुत मामूली बदलाव होता, यथा स्थिति बनी रहती। अगर 2 से 5% का अंतर होता तो सामान्य उतार चढ़ाव दिखता, मामूली फेरबदल संभव है। अगर 5% प्लस का अंतर होता तो वो निर्णायक बदलाव होता, सत्ता परिवर्तन की संभावना होती। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार तो 10% प्लस का अंतर है और ये लहर का संकेत है, बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा है। शाह की 110 सीटों वाली कैलकुलेशन का पहला आधार यही है। इसके अलावा एक दूसरा कैलकुलेशन भी है, वो आगे दिखाएंगे। पहले ये बयान सुनिए। पूरे बंगाल में घूमता आज मैं जमालपुर में आया हूं। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। आपको जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है ना? तो मेरी बात सुन लो। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर हम उनका मुंह मीठा करने वाले। अमित शाह का 110 सीटों वाले दावे का एक दूसरा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित कैलकुलेशन भी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं 152 सीटों में से 59 सीटें जीती थी, जो उसके कुल प्रदर्शन का आधार थी। लेकिन इस बार कहानी अलग है। पिछली बार बीजेपी 84 अन्य सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, यानी कुल 143 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर थी। शाह का यह आत्मविश्वास इस डेटा से आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नंदीग्राम जैसी सीटों पर अपनी बढ़त को 1956 से बढ़ाकर 8100 वोट तक पहुंचा दिया। यानी इस बार बीजेपी ने उन 25 सीटों पर विशेष सर्जिकल स्ट्राइक की है, जहां पिछली बार जीत का अंतर 10,000 से कम था। यही वो सीटें हैं जो शाह के 110 के आंकड़े को हकीकत में बदल सकती हैं। इसीलिए बीजेपी अभी भी अपने 110 वाले आंकड़े पर जमी हुई है, फुल कॉन्फिडेंट है और अब तो 2/3 बहुमत की बात तक होने लगी है। 2011 में भी ये 84% मतदान हुआ,
तो लंबे समय से चली आ रही वामपंथियों की सरकार यहाँ से चली गई और टीएमसी की सरकार आई। वैसे ही इस बार जो लगभग 93% का मतदान यहाँ हुआ है, उससे भी ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहाँ की इस समय की सरकार, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टीएमसी की जा रही है। अरे पहले चरण में ही लगभग 2/3 पा रहे हैं, दूसरे चरण में तो स्वाभाविक है 2/3 मेजॉरिटी भी वेस्ट बंगाल में, इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं करते। अन्य स्थानों का मिजाज देखिए, छोड़िए, आप यहाँ का मिजाज देखिए, आपको बात साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। परिवर्तन संभव नहीं, निश्चित। देखिए, डर में लोग वोट नहीं देते हैं। जब लोग परिवर्तन करना चाहते हैं तभी लोग वोट देते हैं। लोग तो परिवर्तन के लिए वोट देता है, सोनार बांग्ला बनाने के लिए वोट दिया है। जो बांग्लादेशी मुसलमान लोग हैं वो डर में वोट दिया है, और जो हमारे समाज का लोग हैं ये लोग परिवर्तन के लिए वोट दिए हैं। 4 तारीख रिजल्ट होगा, 6 तारीख अभिषेक जी दुबई चला जाएगा। भाजपा के कमल निशान पे जनता का भरोसा बढ़ गया है और टीएमसी के आतंक और भय से अब जनता बाहर निकलना चाहती है। और मुझे लगता है कि पहले फेज ने स्पष्ट कर दिया कि अब टीएमसी का विसर्जन तय है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना तय है। 4 मई को पूरे पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा, देख सकते हैं भगवा लहराने को तैयार करा है। अभी 23 अप्रैल को बंगाल के पहले चरण के चुनाव हुए हैं। पहले केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। चरण के चुनाव के रुझान बताते हैं कि जब 4 मई को ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो बंगाल के अंदर सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने वाला है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने वाली है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार से बौखला करके टीएमसी के गुंडे किस प्रकार के हमले कर रहे थे आपने देखा होगा। लेकिन चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे इस बात को जानते हैं कि 4 मई के बाद उनको छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला है। अभी से वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पंचर बनाने के काम को कहां पे उनको करना है, इसी के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां से भी ढूंढ निकालेंगे हमलावरों को, तो चिंता की बात नहीं। बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से भी मुक्ति मिलेगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल है कि शाह ने पहले फेज की डिफिकल्ट सीटों पर, खासकर उन 25 सीटों पर जहां 21 में जीत का अंतर 10,000 से कम था, वहां सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की और 110 सीटें जीतने का ऐलान किसके दम पर किया। इसके पर्दे के पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। असल में शाह ने बंगाल में प्रवासी कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों की एक ऐसी फौज उतारी थी जिसने टीएमसी के हर उस बूथ पर नजर रखी जहां पहले धांधली की आशंका होती थी। अमित शाह के पास हर 2 घंटे का लाइव फीडबैक आ रहा था। शाह की टीम ने बंगाल के गांव-गांव में उन 41 नई सीटों को चिन्हित किया जहां टीएमसी के विधायक विरोधी लहर सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा इस बार कांग्रेस और लेफ्ट की सक्रियता भी टीएमसी के लिए मुसीबत बन गई। 2024 लोकसभा के आंकड़े बताते हैं कि 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त थी। सागरदीघी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी का वोट बैंक खिसक रहा है। शाह की गणित के मुताबिक कांग्रेस और लेफ्ट जितना मजबूत प्रदर्शन करेंगे, टीएमसी का वोट उतना ही कटेगा
और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। 152 सीटों में से 110 का दावा इसी बिखराव का परिणाम है, क्योंकि शाह जानते हैं कि विरोधी खेमे में फूट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये फूट बंगाल में आज एक बार फिर दिखी। हुगली में राहुल ने दीदी के खिलाफ नई गुगली फेंक दी है। आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, इनको इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। और जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। यहां पे भी ममता जी वही कर रही हैं। इंडस्ट्री खत्म कर दी, बेरोजगारी फैला दी। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां पे कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। राहुल मोदी और दीदी दोनों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी आज एक गलती कर बैठे। बंगाल का आधा चुनाव हो गया, लेकिन राहुल अभी भी यही कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। शायद उनका इशारा 29 अप्रैल के राउंड 2 के लिए था। राउंड 2 पर जाने से पहले राउंड 1 का एक दूसरा दावा भी देख लीजिए। ये दावा ममता बनर्जी ने किया है। कहा है कि पहले राउंड में बीजेपी ने नहीं, टीएमसी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। और बिहार में करारी हार के बाद, मुंह की खाने के बाद टीएमसी के चुनाव प्रचार में उतरे तेजस्वी ने भी ममता की तर्ज पर अभी से मोदी को धमकाना शुरू कर दिया है। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया। और जो बाकी है, काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया। और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। हाल में बीजेपी कहीं नहीं है। यहाँ ममता दीदी जो है दोबारा चुनाव जीतेंगी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। और चुनाव जीतने के बाद हम सब लोग 2029 में दिल्ली की सरकार को जो है गिराने का काम करेंगे। ममता बनर्जी चाहे जो भी दावा करें, तेजस्वी चाहे जितने भी ख्याली पुलाव पकाएं, लेकिन बंगाल की ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि वहां बदलाव की लहर चल रही है। ये लहर शाह की रैली से लेकर रोड शो तक में दिख रही है। और वही लहर बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता की जनसभाओं में दिख रही है। बंगाल की जनता अब बिना किसी डर और झिझक के खुलकर कह रही है 4 मई को बीजेपी ही आ रही है। अंधेरा झटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भाई इस बार बंगाल में बीजेपी का लहर कोई नहीं रोक सकता है किसी का। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा
अगर बीजेपी दूसरे चरण की 142 सीटों पर अपना दम दिखा पाए। अगर शाह का 110 सीटों वाला दाव सही है तो भी बीजेपी को बहुमत के लिए 38 सीटें दूसरे चरण में लानी होगी। लेकिन क्या यह संभव है? इसे 2021 के आंकड़ों से समझिए। बंगाल में 2021 के दूसरे चरण में 142 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थीं, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर कब्जा जमाया था। एक सीट अन्य के खाते में गई थी। इन 142 में से 107 सीटें साउथ बंगाल की हैं, जहां 2021 में टीएमसी ने 89 सीटें जीती थी और बीजेपी ने तब दूसरे राउंड की सारी 18 सीटें भी साउथ बंगाल से जीती थी। इसके अलावा बाकी बची 35 सीटें ग्रेटर कोलकाता रीजन की हैं, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। टीएमसी ने 34 सीटें जीती, एक सीट अन्य को मिली थी। यानी साफ साफ दिख रहा है कि दूसरे चरण में वोटिंग उन इलाकों में है जिन्हें ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है। लेकिन क्या बीजेपी इस किले में सेंध लगा पाएगी? अगर हां तो कैसे? अब ये देखिए। सेकेंड फेज में 18 ऐसी सीटें हैं जहां पिछली बार जीत और हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से 14 टीएमसी ने, 4 बीजेपी ने जीती। 10 से 20,000 अंतर वाली 25 सीटें थी, जिनमें से टीएमसी ने 18, बीजेपी ने 7 सीटें जीती। 20 से 30,000 के अंतर वाली ऐसी 38 सीटें थी। इनमें से टीएमसी ने 34, बीजेपी ने 3 और अन्य ने 1 सीट जीती। 30 से 50,000 के अंतर वाली भी 38 सीटें हैं, जिनमें टीएमसी ने 36, बीजेपी ने 2 सीट जीती। हावड़ा में बीजेपी सिर्फ 3,841 वोट से रनर अप रही। हावड़ा उत्तर में बीजेपी 5522 वोट से, बालागढ़ में 5584 वोटों से, बल्ली में 6,237 वोटों से और पूर्वस्थली उत्तर में बीजेपी 6,706 वोटों से रनर अप रही थी। तेहट्टा में 6,915 वोट से, कालना में 7,478 वोट से, तारकेश्वर में 7,484 वोट से, विधाननगर में 7,997 वोट से, बर्धमान दक्षिण में 8,105 वोट से, कटवा में 9,155 वोट से, बैरकपुर में 9,222 वोट से, कृष्णा नगर दक्षिण में 9,305 वोट से और सप्तग्राम में 9,772 वोट से बीजेपी रनर अप रही थी। यानी दूसरे चरण में अगर इन सीटों पर बीजेपी ने ठीक ठाक मेहनत कर ली तो उसकी 4 मई वाली राह आसान हो जाएगी। ये दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? गुंडा राज खत्म करना है या नहीं करना है? बंगाल से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना है या नहीं निकालना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। सभी लोग रोड पर खड़े हैं, मकान पर खड़े हैं, वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे। दीदी लोग हाथ उठाओ जरा और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने हेलीकॉप्टर से देखा है, ग्राउंड पूरा भरा हुआ है, पेंडाल में जगह नहीं है, पेंडाल के पास के ग्राउंड भी भरे हुए हैं, हेलीपैड भी भरा हुआ है और वहां खेतों में लोग भी खड़े हुए हैं। श्यामपुर वालों, आपका ये प्यार बताता है कि 4 तारीख को दीदी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया। 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? अरे दीदी लोग बोलो, जानना है? पक्का जानना है भाई? तो सुन लो, भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 110 सीटें जीत कर आ रही है। 110। और 4 तारीख को
यहां पर कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर बंग ने तय कर दिया है कि भाजपा सरकार बनेगी। अब आधा बचा हुआ काम आपको पूरा करना है, आपको पूरा करना है। मुझे बताओ, करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 2021 में हावड़ा में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने यहां लीड ली। बालागढ़ में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने यहां लीड ली। तेहट्टा में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने यहां लीड ली। विधाननगर में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ली। कृष्णा नगर दक्षिण में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ली। सप्तग्राम में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ली। जोरासांको में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने लीड ली। चंचुरा में टीएमसी जीती, यहां भी 24 में बीजेपी ने लीड ली। श्यामपुकुर में टीएमसी जीती, यहां भी 24 में बीजेपी को लीड मिली। और संदेश खाली में टीएमसी जीती, 24 में यहां भी बीजेपी ने लीड ली। अब सबसे अहम सवाल यह है कि दूसरे चरण में बीजेपी कितनी सीटें ला पाएगी। शाह 110 का दावा तो कर चुके हैं, बहुमत के लिए जरूरी 38 और 200 पार जाने के लिए जरूरी 90 सीटें कहां से आएंगी, ये भी देख लीजिए। फाइनल राउंड की 142 सीटों में से 17 सीटें नदिया में हैं। यहां मथुआ और सनातन वोट मजबूत वोट बैंक है और इस वक्त यहां बीजेपी के पास 9 सीट है। उत्तर 24 परगना में 33 ऐसी सीटें हैं जहां सनातन और परिवर्तन वोट की भरमार है। इस वक्त बीजेपी के पास यहां 5 सीटें हैं और दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी सनातन वोट के दम पर भद्रलोक में पैठ जमा सकती है। इसके अलावा कोलकाता की 11 सीटें, हावड़ा की 16 सीटें और हुगली की 18 सीटों पर भी बीजेपी बढ़त बना सकती है, क्योंकि इन सभी इलाकों में हिंदू वोटर्स डोमिनेंट हैं। हुगली में तो मुस्लिम डोमिनेंट बेहद कम है। आज एसआईआर का बाद जनता का विश्वास भाजपा के ऊपर ही है। इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जो 152 में वोट हुआ ना, इसमें मैं तो 125 बताया था, मेरा नेता तो कल बता दिया 110। 110 तो होगा ही होगा, पक्का मान के चलिए। और 92.86% वोटिंग हुआ। यहाँ बंगाल में आप देख लीजिए, पिछले कोई चुनाव से, खास करके बीजेपी जब उभर के आया है ना 2019 से, यहाँ मुसलमान लोग 90% से ज़्यादा वोट करता है। आपका बूथ का एनालिसिस कर लीजिए। दिस इज़ फर्स्ट टाइम हिंदू घर से निकल के आया, 1-1.5 घंटा वोटिंग लाइन में खड़ा हुआ और उन लोग भी वोट कर दिया है। सिग्नल बहुत तगड़ा है। ये नहीं, नो, विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। बंगाल को बर्बाद कर दिया, उनको बचाने के चुनाव है। इशारा साफ है कि जिस तरह पहले चरण में हिंदू वोटर बिना किसी डर के वोट डालने बूथ बूथ पहुंचा, अगर वही दूसरे चरण में हो गया, हिंदुओं ने मोदी लहर में बीजेपी का बटन दबा दिया, तो दीदी की कुर्सी पर खतरा बढ़ जाएगा। 4 मई को बंगाल में सबसे बड़ा उलटफेर हो जाएगा। इस्लामाबाद में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। शहबाज ने डील के लिए ईरान को मनाने के लिए मिन्नतें की। मुनीर ने एक बार और डायरेक्ट बातचीत के लिए दबाव बनाया। ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत करने से मना कर दिया। ट्रंप के दामाद कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं करेगा। एनरिच यूरेनियम भी पाकिस्तान को नहीं देगा। ईरान ने यह बात मुनीर को क्लियर कट बता दी है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। डील होगी या फिर बम चलेंगे। मुनीर शांति वार्ता करा रहा है, इस्लामाबाद रो रहा है। अब्बास अरागची साहब की पाकिस्तान आमद पर हुकूमत पाकिस्तान ने खुशी के मारे पेट्रोल और डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पाकिस्तान जो सालिस है जंग रुकवाने का, जिसमें कलीदी किरदार जो अदा कर रहा है, वो सालिस अपने मुल्क की आवाम पर मुसलसल पेट्रोल के मिसाइल हमले जो है वो किया जा रहा है।
शहबाज अमेरिका की डील करा रहा है, आवाम पर पेट्रो बम गिरा रहा है। पेट्रोल बम गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन सिटीजन पाकिस्तान के, उनके सर के ऊपर फोड़ दिया या कह लीजिए कि फाड़ दिया या फेंक दिया या जो भी समझे। तो एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद में मुनीर का लॉकडाउन है, अवाम के लिए खाना नहीं है। और सबकी अच्छी मांग आ गई है, हुकूमत भी अच्छी आ गई है, महंगाई हर तरफ से आ गई है। पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ, टैंकी खाली है, आलू प्याज और पेट्रोल की कीमत मेरी पूरी तनख्वाह खा गई है। इस्लामाबाद में पीने का पानी नहीं है, किराया ट्रिपल है। हमने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी बड़ी अजीरन की हुई है कि अगर आपने इस्लामाबाद से रावलपिंडी आना है और रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाना है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो उबर, क्रीम, इनड्राइव, यांगो जो भी आप कराते हैं, डबल से वो ट्रिपल किराया लोगों से वसूल कर रहे हैं। जो चंद नाके लगाए हुए, उन नाकों की वजह से पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी अजीरन है। मुनीर ट्रंप का यस मैन बन गया है, पाकिस्तान सदमे में है। सेम यही बात अब ट्रंप पे आती है, उसकी किसी बात पे कोई बंदा यकीन करने को तैयार नहीं। अब मुनीर ईरान से डील कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ट्रंप के एजेंडे को पूरा करने के लिए मुनीर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुनीर ने ट्रंप के दामाद की खिदमत में पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया है। मुनीर के पीस टॉक वाले जाम में इस्लामाबाद भयंकर जाम में फंसा है। मुनीर और शहबाज राउंड 2 में ईरान और अमेरिका के बीच डील पक्की कराना चाहते हैं। ईरान सीधी बातचीत को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपना एजेंडा मुनीर को पकड़ा दिया है। ईरान अमेरिका की सीधी बात कराने का ख्वाब टूट गया है। मुनीर ईरान पर दबाव बनाने में फेल हो गया है। राउंड 2 जो है वो रिड्यूस डाउन होकर एक बायलैटरल मीटिंग तक आ गया है। जो आपकी इनकॉम्पिटेंसी या नलायकी है उसको छुपाने के लिए आप ये 27 रुपए फी लीटर टैक्सेस बढ़ाकर जो है वो आप आवाम पर मुसलसल बोझ डाले जा रहे हो। और आवाम की भी मतलब पेशेंस को मैं समझती हूँ कि 21 तोपों की सलामी, क्योंकि आज ही बताया जा रहा था जी वीआईपी ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से 2-2, 3-3 घंटे लोग जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे फंसे रहे। और सबर के अलावा और ये आवाम कर भी क्या सकती है। अब सिंबॉलिकली आप सिर्फ लोगों को दिखाएं कि जी आपने 6 महीने की या 4 महीने की या 2 महीने की तनख्वाहें जो है वो ना लेने का फैसला किया है, लेकिन आपके सारी अय्याशियां जो है वो साथ साथ इन प्लेस हो। पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज से पूछ रहे हैं, ईरान अमेरिका के बीच सामने सामने की बात नहीं होनी है तो फिर नाकेबंदी क्यों लगाई। इस्लामाबाद में मुनीर की नाकेबंदी हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी से भी तगड़ी है। इस नाकेबंदी में जो फंसा उसे मुनीर की सेना वैसे ही तंग कर रही है जैसे हॉर्मुज में ईरान की IRGC। गारा से बाहर निकले तो इस्लामाबाद की तरफ नाका लगा हुआ है। वहां पर अमूमन वैसे भी रश होता है। तो आज अचानक गाड़ी को रोका गया। वहां पर इधर से आ रही है बनी गाला में कहाँ से आ रही है, मतलब क्या मतलब कहाँ से आ रही है, घर से आ रहे हैं और कहाँ से मेरा ID कार्ड देख के कहता है क्या करती हैं, शक्ल से तो वर्किंग वुमेन लग रही है, वर्किंग वुमेन दोनों लग रही हैं। उन साहब ने कहा मैडम मेरा ना नंबर रख लें अपने पास, कोई खिदमत हो कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं खुद बनी गाला में रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो मैडम राब्ते में रहिएगा, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत ज्यादा। और मैडम आप बहनें हमारी और मतलब ये सब चीजें। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये किस किस्म की सिक्योरिटी है, आपने किस किस्म के अफसरान यहाँ भर्ती किए हुए हैं जो पर्सनल लेवल पर जा रहे हैं। मुनीर के बुलावे पर ट्रंप के दामाद कुशनर और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद आ चुके हैं। मुनीर उन्हें ईरान का संदेश सौंपेगा, ईरान की डिमांड की लिस्ट देगा। तब तक इस्लामाबाद में लॉकडाउन नहीं हटेगा। लॉकडाउन से पाकिस्तानी खफा हैं, गुस्से में कह रहे हैं कि मुनीर शहबाज जरदारी ने ट्रंप के दामाद को पाकिस्तान का दामाद बना दिया है, पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया है। ये जो 2 बंदे आए हैं जेराल्ड और विटकॉफ, ये इसराइल नवाज कहे जाते हैं। इनका झुकाव शुरू से इसराइल की तरफ है, इनके कारोबार भी इसराइल के साथ हैं, इनके कुर्बतें भी जो हैं वो इसराइल के जो वज़ीर आज़म है उसके साथ हैं। और मज़े की बात यह कि जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसको कैंसर हो गया है और नेतन्याहू के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उसका इस जंग के दौरान ही ऑपरेशन हुआ
और वो कैंसर का ऑपरेशन हुआ। बस ठीक है, अल्लाह ताला बुरे की रस्सी दराज रखता है, कैंसर से बच गया, लेकिन मेरा ये यकीन है कि बदुआओं से नहीं बचेगा। ट्रंप के जो दामाद है उससे इसकी बड़ी यारी है, और कहा यह जाता है कि जितनी दिहाड़ियाँ ट्रंप का दामाद लगा रहा है वही लगता है जो किसी पाकिस्तान के सदर का दामाद है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जो लोग हैं वो नवाज शरीफ, जरदारी, इन लोगों ने जिस तरह हुकूमत को कारोबार बनाया, बिल्कुल उसी तरह ट्रंप ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा कुछ पैटर्न जो है वो अपना लिया है। मुनीर और शहबाज ट्रंप को खुश करके पाकिस्तान की कंगाली दूर करना चाहते हैं, लिहाजा वो हर काम ऐसा कर रहे हैं जिससे ट्रंप और उनके दामाद कुशनर को खुश कर सके। ट्रंप के दामाद कुशनर और विशेष दूत विटकॉफ के इस्लामाबाद आने पर स्कूल बंद हैं, मार्केट बंद हैं, कारोबारी संस्थान बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं। जिन देशों में युद्ध हो रहा है वहां अदालतें खुली हैं। इस्लामाबाद में मुनीर ने अदालतें भी बंद करा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाकया ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद है, जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद है और ये दारुल हुकूमत है। स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझें कि इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम करना है और आपकी अपनी हालत यह है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और आप अपने दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल कर नहीं सकते। दुनिया की सिक्योरिटी के मामलात को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। ट्रंप ने मुनीर को टास्क दिया है ईरान का एटम छीन कर दो, 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम चुपचाप देने के लिए राजी करो। ट्रंप जितने चालाक हैं मुनीर उससे बहुत सयाना है। वो ईरान को पाकिस्तान का एटम इनडायरेक्ट बेच रहा है, ये बताकर कि पाकिस्तान का इस्लामिक एटमी बम सभी बिरादर मुल्कों का है। पाकिस्तान सबकी एटमी जरूरत पूरी करेगा। ईरान एटमी मटेरियल देने के लिए टस से मस नहीं हो रहा। दुनिया का पहला इस्लामिक एटम बम पाकिस्तान के पास है और ये बम जो है ये तमाम इस्लामिक कंट्री के लिए, ये ऑफर भी हम कई बार दे चुके हैं कि जी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये इस्लामिक बम जो है वो हमने जी बना रखा है। लेकिन उसके बाद क्या है कोई अता पता नहीं कि हम क्या करेंगे और मुल्क को कैसे चलाएंगे। और कंट्री नहीं, कंट्री चलाने वालों में प्रॉब्लम है, कंट्री पे कब्जा करने वालों में। जो कब्जा माफिया इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, कब्जा माफिया जो पाकिस्तान को जिन्होंने खोखला करके रख दिया है, हर जगह पर हमें भिखारी बना दिया है कि हमें जो है वो कर्जा लिए बगैर, लोन लिए बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं है और वो लोन देने के काबिल भी नहीं। अमेरिकी डेलीगेशन के स्वागत सत्कार में मुनीर शहबाज ने इतना खर्च कर दिया कि अब वसूली के लिए पेट्रोल बम अपनी ही जनता पर फोड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपए 35 पैसे पहुंच गई। पाकिस्तान में डीजल के दाम भी 26 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिए गए। अब पाकिस्तान में डीजल 380 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुनीर अगर इस बार डील नहीं करवा पाए तो पाकिस्तान पैदल हो जाएगा। पाकिस्तान की अटक रिफाइनरी बंद हो चुकी है। पाकिस्तान का लोकल ट्रांसपोर्ट इसी रिफाइनरी पर डिपेंड है। लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चलने से पाकिस्तानियों की गधा गाड़ी में चलने की मजबूरी हो जाएगी। अभी तो कंप्लीटली 4 दिन से कंप्लीटली बिल्कुल बंद है हमारी। और इसमें एक और अफसोस की बात यह है कि रिसेंटली चंद दिन पहले मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया। ये बरगज़ई एक फील्ड है कोहाट डिस्ट्रिक्ट में, एंड इज हिस्टोरिकली इट्स द बिगेस्ट एवर फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। और उसके ट्रक्स हमें पहली बार हमारी रिफाइनरी चल पड़े थे, उनको भी रास्ते में रोक लिया गया।
तो इससे और ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है। तो हमें तो बड़ी तसल्ली थी कि कम से कम अटक रिफाइनरी तो चलती रहेगी। ये तो वी को नॉट इवन इमेजिन कि हमारी रिफाइनरी में बंद होने पे आएगी कि तो लोकली ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में पहले महंगाई बेकाबू है, लोगों के पास आटा दाल के पैसे नहीं हैं। अब डीजल महंगा होने से महंगाई और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में हालत अफ्रीकन देशों से बदतर हो चुकी है। जगह जगह ब्लैक में छोटे छोटे सिलेंडर में गैस बेची जा रही है। जमात दोहम का तालिब इल्म है, दूसरी जमात का बच्चा है, इसकी जान इस वक्त हाईली रिस्क्ड है। वो एलपीजी के सिलेंडरों की रिफिलिंग कर रहा है, गैस को मैन हैंडल कर रहा है, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, सिलेंडर भी भर रहा है और सिलेंडर भी कोई क्वालिटी में अप्रूव्ड सिलेंडर्स नहीं है। ये मौत का धंधा है बदकिस्मती से। सरकारी रेट है 304 रुपए फी किलो, बच्चा बेच रहा है 500 रुपए किलो, यानी 200 रुपए फी किलो चूना लग रहा है फी किलो पे। एक सिलेंडर जो है आम सिलेंडर वो है 11.8 किलो का। तो अब आप खुद हिसाब लगाएं, 11 को जरब दें 200 से तो ये आपको पता चलेगा जनाब कि कितनी बड़ी दिहाड़ी है। मसला क्या है कि ये इलीगल बिजनेसेस हैं, ये इलीगल शॉप्स हैं जो आगरा मुतल्लिका थानों की सरपरस्ती से चलती है। मसला ये है कि चोरी का माल एक बेच रहा है, दूसरा चोरी का माल खरीद रहा है। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें कानूनी तौर पर ये खरीदने की और ये बेचने की इजाजत नहीं है। तो जब तुम प्लांट पर जाओगे तो प्लांट में मौजूद माफिया तुमसे दिहाड़ी लगाएगा ना? वो तुम्हें लूटता है, तुम आके आवाम को लूटता है। ठीक है, इवेंचुअली तुमने अपने पैसे पूरे कर लेने आवाम से। अमेरिका और ईरान दोनों को खुश करने के चक्कर में शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है। डील नहीं हुई तो बिस्तर गोल होने में वक्त नहीं लगेगा।